हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अगर कोई प्रॉब्लम है आवाज में तो चैट पे बता दो। हम फर्स्ट 5 मिनट्स वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने ही बच्चे आ जाएंगे उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, क्लास में बच्चे आते रहेंगे तो मेरे को एडमिट नहीं करना पड़ेगा। और हेलो, आप आप चैट पे बोलिए जो बोल रहा है। आज आरसीसी की क्लास 2 है हमारी। ठीक है, क्लास 1 आई होप सबने पढ़ लिया था, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। आज भी वही आरसीसी का इंट्रोडक्शन ही चलेगा। उसके बाद हम ट्राई करेंगे आज डब्ल्यू तक करने का, ताकि डब्ल्यू आपका इस क्लास से या फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाए। वेडनेसडे को सेम टाइम पे आरसीसी की क्लास 3 होगी। जिसको भी डाउट्स आएंगे वो या तो आज चैट पे पूछ ले, और लास्ट के 5-10 मिनट्स में अगर वो नहीं हो पाया तो क्लासरूम ऐप पे मैं डिस्कशन क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आप अपने डाउट्स वहाँ पे बोलते रहेंगे। और इन केस में वहाँ क्लियर कर पाया वहाँ क्लियर कर दूंगा, या फिर हम एक अलग से पीपीटी बना लेंगे जिसमें आपके सिर्फ डाउट्स होंगे। और उसमें मैं एक डाउट डाउट सेशन होगा हमारा 15-30 मिनट्स का, 2-3 क्लासेस बाद, इसमें सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे पीपीटी के थ्रू मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, वैसे पीपीटी के थ्रू आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फोटोज डायग्राम्स के साथ। ठीक है, तो अभी शुरुआत के 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि पार्टिसिपेंट्स आ जाए। अगर आवाज में या स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम है तो चैट पे लिख दीजिए। 5 5 मिनट्स बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी 37 हो गए हैं, 50-60 हो जाएंगे तब तक फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो 46 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। ठीक है, तो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ बस। और यहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक हमने क्लास 1 में पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका वो स्ट्रेंथ होता है जिसमें 5% से कम। एक मिनट। हाँ, जिसमें 5% से कम आपके सैंपल्स फेल करे। जैसे अगर 100 सैंपल्स हैं तो उनमें से अगर 5 सैंपल्स ही 20 MPa, मान लीजिए 20 N/mm² से कम स्ट्रेंथ आता है उनका, तो उस सैंपल का, जो 100 सैंपल्स का हमारे पास एक सेट था, उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा 20 N/mm²। ठीक है, और ग्रेड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है दैट डिसाइड्स द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। तो उस सेट का ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा M20। ठीक है, M का मतलब मिक्स होता है। मिक्स का मतलब इट इम्प्लाइज डिजाइन मिक्स। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर डिजाइन मिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हम एक क्लास में टेकअप कर लेंगे डिजाइन मिक्स। ठीक है, आप क्लासरूम में बता दीजिएगा। और उसके बाद फिर एज पर IS 456, आदित्य द्विवेदी ने कहा है कि माई वॉइस इज नॉट क्लियर। किसी और को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दो चैट पे। और सब बताइए। नो सर मतलब क्या वॉइस क्लियर नहीं है? नो कि वॉइस नहीं है क्लियर? दैट और दैट नो, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ठीक है,
आदित्य द्विवेदी, आप एक बार ट्राई कर लीजिए अपना इंटरनेट या कुछ आपका, अगर मोबाइल डेटा से कर रहे हैं तो उसको ऑन ऑफ करके देख लीजिए, वरना ज्यादातर बच्चों को क्लियर है मेरा वॉइस। ठीक है। ठीक है। तो IS 456 आपके, आई होप आप सबके पास है IS 456। ठीक है। आई ओके आदित्य द्विवेदी, क्लियर हो गई। तो IS 456 में टेबल 2 जो है उसने कंक्रीट ग्रेड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑर्डिनरी कंक्रीट, M10 से M20 तक होता है। ठीक है। आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होता है, ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम में भी आता है, आगे भी जाके एग्जाम दोगे तो बहुत पूछते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आरसीसी के लिए होता है वो M20 होता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, M25 से M55, जो नॉर्मली हम अपने बिल्डिंग्स में, दिल्ली में भी अगर आप जो बिल्डिंग्स बनते हैं नॉर्मली आपका M25 M35 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है। देन द थर्ड कैटेगरी इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज M60 to M80। ठीक है। M60 to M80 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए होता है। ये जनरली आपके डैम्स के लिए यूज होता है, जिसमें आपका डैम पानी रोकता है तो पानी से बहुत लोड आता है, तो जनरली उसके लिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज होता है डैम्स के लिए आपके। ठीक है। चलिए अब हम क्लास 2 स्टार्ट करते हैं, C532 आरसीसी डिजाइन क्लास 2। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। एक मिनट में स्लाइड शो कर देता हूँ। फर्स्ट है हमारा ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हमने किया था। अब सीमेंट जो कंक्रीट के अंदर घुसता है, जो कंक्रीट का एक कंपोनेंट है, उसके ग्रेड्स पढ़ेंगे हम। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो उनमें से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन। The classification of cement, classification मतलब grade of cement, is based on the compressive strength of cement, sand, mortar cubes. सीमेंट सैंड मोर्टार क्यूब बनाते हैं हम 1:3 रेशियो का, मतलब अगर 1 kg उसमें सीमेंट है तो उसमें 3 kg ऑफ सैंड यूज करते हैं। आइडियल कंडीशन में हम एन्नोर सैंड यूज करते हैं। एन्नोर सैंड आपका साउथ में आता है, वहां से सबसे अच्छा सैंड हमें मिलता है। 1:3 रेशियो ऑफ दैट कॉम्पोजिशन वी यूज इन 70.6 mm स्क्वायर मोल्ड। ठीक है, जैसे कंक्रीट क्यूब्स के लिए हम 150 mm के मोल्ड यूज करते हैं, वैसे ही सीमेंट टेस्टिंग के लिए 70.6 mm साइज के मोल्ड यूज करते हैं। ठीक है। यूटीएम में करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन कहिए, सेम मशीन होता है जो कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। तो जिसमें वो सीमेंट क्यूब क्रैक दिखाना शुरू करता है, उसको हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानते हैं। ठीक है। द ग्रेड्स ऑफ ओपी सीमेंट एज पर दिस मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इस 3 ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। ठीक है। 33 ग्रेड मतलब उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एट द एंड ऑफ 28 डेज। ठीक है। उस सीमेंट क्यूब बनाते हैं, उसको हम क्योर करते हैं, क्योर मतलब पानी में रखते हैं फॉर 28 डेज। उसके बाद भी टेस्ट इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, और उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो 33, 43, 53 के ऑर्डर में आता है। 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट सबसे कम होता है, और ये जनरली हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज नहीं करते। 33 ग्रेड आपका प्लास्टरिंग के लिए यूज होता है। प्लास्टरिंग मतलब ब्रिक वॉल के ऊपर जो प्लास्टर करते हैं हम, या फिर हम लोग पीपीसी के उसको पीसीसी के लिए यूज करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फाउंडेशन के नीचे यूज होता है, या फ्लोर को लेवल करने के लिए, समतल करने के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आता है 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट काफी ज्यादा यूज होता है, दिल्ली में भी काफी प्रोजेक्ट्स में 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज होता है। ठीक है। और उसके बाद है 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट या उससे हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज होता है, क्योंकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हमें कंक्रीट की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, ये हम यूनिट 5 या यूनिट 6 में पढ़ेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा कि व्हाई डू वी नीड मोर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ सीमेंट इज preferably done in weight kg instead of its volume, because volume of cement changes with the environmental conditions. आपका सीमेंट जो होता है वो डेलिक्वेसेंट होता है। डेलिक्वेसेंट मतलब वो पानी को सोखता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है। तो इंडिया में तो आपको पता है दिल्ली में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए सीमेंट को हम वॉल्यूम में नहीं बल्कि वेट में मेजर करते हैं, क्योंकि वेट एक ऐसा डायमेंशन है सीमेंट का जो कभी चेंज नहीं होगा। बट वॉल्यूम जो कि वो पानी सोख के उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। एक मिनट। अच्छा, आवाज मेरी कभी कभी टूट रही है, किसी और को प्रॉब्लम आ रही है ये? ओके ओके। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट।
रुको रुको 1 मिनट में करता हूँ एक चीज, रुको। अब आवाज क्लियर है मेरी? हेलो, चैट पे बता दीजिए अगर आवाज क्लियर है। ठीक है, चलो आवाज क्लियर है अब। ठीक है, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गया क्यों हम सीमेंट को वेट में करते हैं और वॉल्यूम में नहीं करते। ठीक है, इन इंडिया सीमेंट इज सप्लाइड इन बैग्स ऑफ 50 kg। ठीक है, इंडिया में 50 kg बैग्स के सीमेंट हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, इनका वॉल्यूम अबाउट 34.5 लीटर्स होता है। ठीक है, द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट फॉर आरसीसी वर्क इज 450 kg पर मीटर क्यूब। मतलब कंक्रीट अगर 1 मीटर क्यूब है तो उसमें मैक्सिमम आपका सीमेंट कंटेंट जो है वो 450 kg ही हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा हम सीमेंट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ठीक है, पहले बस बाई स्टील ही क्यों यूज करते हैं, जैसे किसी का डाउट आया था पिछले क्लास में कि स्टील ही क्यों, कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, सबसे पहली बात है इट फॉर्म्स अ परफेक्ट बॉन्ड विद कंक्रीट टू ट्रांसफर स्ट्रेस फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर। तो ठीक है अंकित कुमार, यूट्यूब पे ट्राई कर लेंगे अगली बार। ठीक है, इट फॉर्म्स अ परफेक्ट बॉन्ड विद कंक्रीट टू ट्रांसफर स्ट्रेस फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर। ठीक है, परफेक्ट बॉन्ड मतलब ऐसे जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, एक पार्टनरशिप बननी चाहिए आपके कंक्रीट और स्टील के बीच में। तो द पार्टनरशिप बिटवीन स्टील एंड concrete is ideal to form to transfer stress from one material to other. जैसे if in case the concrete is undergoing tension, then tension will be transferred to steel। उसके बाद जैसे स्टील में ट्रांसफर हुआ टेंशन, तो स्टील ने टेंशन ले लिया तो कंक्रीट क्रैक होने से बच गया। तो ये ट्रांसफर जो हो रहा है स्ट्रेस का दोनों मटेरियल के बीच में, उसके लिए परफेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और डक्टिलिटी होती है। तो मैंने बताया था अगर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी है तो मोर डिफॉर्मेशन, वो ज्यादा डिफॉर्म करेगा बिफोर फेलियर, हेंस गिविंग सफिशिएंट वार्निंग टाइम बिफोर इट्स फेलियर। ठीक है, हमें जैसे कोई बीम है, वो बीम अगर अगर जैसे कोई बीम है तो उस पे आप खड़े हो, तो अगर वो बीम अचानक से टूट गया, अचानक से टूट गया तो आप नीचे गिर जाएंगे। बट अगर वो बीम पहले डिफॉर्म हुआ, उसके बाद ब्रेक हुआ, तो आप भाग सकते हो इससे पहले कि वो टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सफिशिएंट टाइम मिल गया। ठीक है, सफिशिएंट टाइम यहाँ मिल गया, बट यहाँ टाइम नहीं मिला इसलिए आप नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे ही बिल्डिंग का होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग है और वो फेल होने वाला है और उसमें स्टील है, तो बिल्डिंग के बीम्स पहले डिफॉर्म करेंगे। जब डिफॉर्म करेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ये बिल्डिंग अभी सर्विसेबल नहीं है, तो पीपल कैन रन अवे फ्रॉम दैट बिफोर गेटिंग हर्ट। ठीक है, इसलिए हम स्टील यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज नियरली सेम टू दैट ऑफ कंक्रीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टील की, क्योंकि जब भी टेम्परेचर का कम या ज्यादा होना होता है, कंक्रीट और स्टील दोनों ही अपने थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के हिसाब से या तो कम, या तो उनका लेंथ कम होगा या तो उनका लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट और स्टील का बिल्कुल सेम है, इसलिए वो उतना ही बढ़ेंगे जितना जितना कंक्रीट इतना ही बढ़ेगा जितना स्टील बढ़ेगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्टील कंक्रीट पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगाएगा। जैसे अगर आपका ये बीम है, ये कंक्रीट है और ये आपका स्टील है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा, तो अगर स्टील ज्यादा बढ़ गया और कंक्रीट कम बढ़ा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस पैदा हो जाएगी। ठीक है,
बट जो कि इसमें थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सेम है, इसलिए शियर स्ट्रेस होगा ही नहीं। जितना जितना ये स्टील बढ़ेगा उतना ये कंक्रीट बढ़ेगा, तो शियर स्ट्रेस नहीं हुआ तो कोई एडिशनल स्ट्रेस नहीं आया हमारे बीम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टील यूज करते हैं बिकॉज स्टील हैज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नियरली सेम टू दैट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। पर स्टील की एक बुरी प्रॉपर्टी है, वो है कि कोरोजन, इसमें कोरोजन हो सकता है स्टील में, ठीक है। इसलिए एक मिनट, ब्रेक हो रही है वॉइस, अभिमन्यु सिंह कह रहा है क्या और सबकी वॉइस ब्रेक, क्या और सबको भी ये लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है? हम्म, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, अगर कोई पार्ट आप नहीं समझ पाओगे तो वीडियो देख के समझ लेना, और डाउट सेशन तो हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो बट स्टील हैज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनवायरमेंटल एक्शन। एनवायरमेंटल एक्शन मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होगा तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा स्टील से, ठीक है, और स्टील से रिएक्ट करेगा तो उसमें एक रस्ट का लेयर बन जाता है जिससे कोरोजन होता है, ठीक है। कोरोजन होगा तो स्टील का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो कंक्रीट को क्रैक करेगा, ठीक है। इसलिए स्टील में कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर क्या होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर, ताकि स्टील के बाहर एक कंक्रीट का लेयर हो तो उसे एनवायरमेंटल एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे, ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट की टाइप्स वैसे बहुत हैं, पर यहाँ पर हम मेन टाइप्स पढ़ेंगे। कुछ बच्चे देखो यार, मीटिंग आईडी और पासवर्ड तो वही है जो मैंने दिया है। अब 67 लोगों ने ज्वाइन किया, पिछली बार तो अराउंड 100 हो गए थे, तो उनको बोलिए कि ट्राई करने के लिए बार बार, है ना, वरना तो यही एक तरीका है। CSS वाला रिपीट करना। अच्छा, CSS वाला देखो, एक मिनट, क्या किसने बोला है ये? अच्छा, राजीव यादव। देखो क्या होता है कि आपका समझ लो कि ये बीम है, ठीक है, और इसमें आपका ये ग्रीन कलर का जो है ये स्टील है, ठीक है। अब समझ लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, तो और अगर स्टील और कंक्रीट का, ये स्टील बढ़ गया, ये स्टील इतना बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया स्टील, ये कंक्रीट बढ़ गया इतना, ठीक है, और स्टील जो है वो ज्यादा बढ़ गया, वो स्टील इतना बढ़ गया। तो अब इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा ना। फ्रिक्शन क्या होगा? स्टील कंक्रीट के साथ घिस के आगे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि स्टील तो कंक्रीट के साथ जुड़ा हुआ है। एक मिनट, तो ठीक है अंकित कुमार, एक बार ट्राई करते हैं, यूट्यूब पर नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये स्टील ज्यादा बढ़ गया और कंक्रीट कम बढ़ा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक शियर स्ट्रेस पैदा होगा। शियर मतलब फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन की वजह से शियर स्ट्रेस होगा, तो कंक्रीट के अंदर आपका एक एडिशनल स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो कंक्रीट में एडिशनल स्ट्रेस आ गया, वो होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो वो शियर स्ट्रेस जो पैदा हो रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुको, फिर मैं एक नया मीटिंग बनाता हूँ। इसको अभी इस सेशन में चलने देते हैं 7-8 मिनट, ठीक है। उसके बाद सेशन तो 2 होगा ही, सेकंड सेशन में क्लियर हो जाएगा वॉइस, ठीक है ना, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस जो पैदा हो रहा है कंक्रीट और स्टील के बीच में, ये इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट जब, हाँ बिल्कुल सही, कंक्रीट में शियर स्ट्रेस डेवलप होना, ठीक है। चलो अब कोई रेस्ट वाला पार्ट समझना चाहता है? देखो ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है, ठीक है। जब इन्वायरमेंटल एक्शन होगा इसमें, समझ लो कि मॉइस्चर स्टील के, ये समझ लो ये मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर स्टील के कांटेक्ट में आ गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, ठीक है। रस्ट का तो आपने केमिकल पढ़ा होगा, ठीक है। एक मिनट, किसी को लास्ट स्लाइड फिर से देखनी है, देख लो यार, ठीक है। तो ये मॉइस्चर प्लस O2 जो है, ये यहाँ पर एक रस्ट का लेयर फॉर्म कर देगा, यहाँ पे एक रस्ट का लेयर फॉर्म कर देगा स्टील के ऊपर, ठीक है। तो रस्ट का लेयर फॉर्म कर दिया, तो रस्ट का लेयर फॉर्म कर दिया तो क्या हो गया? स्टील का वॉल्यूम बढ़ गया, स्टील का वॉल्यूम बढ़ गया। अब जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो तो कंक्रीट को फाड़ने की कोशिश करेगा ना, वो कंक्रीट के अंदर जितना वॉल्यूम पहले ले रहा था उससे ज्यादा वॉल्यूम लेने का प्रयास करेगा। और अगर वॉल्यूम ज्यादा लेने का प्रयास करेगा तो मतलब वो कंक्रीट को फुलाना चाहेगा, इट वुड
try to swell the concrete to make more volume for itself, ठीक है. और if concrete undergoes swelling, it means concrete is undergoing elongation, and concrete is not good in elongation, तो क्रैकिंग होगी concrete में, ठीक है. तो concrete में क्रैकिंग होगी, और क्रैकिंग हम चाहते नहीं है होना, इसलिए हम क्या ट्राई करते हैं, ठीक है. तो इसलिए हम क्या ट्राई करते हैं कि स्टील के बाहर एक कंक्रीट का लेयर हो, जिसको हम बोलते हैं कवर, ठीक है. वो कवर क्या होता है और हम क्यों देते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है. उसका एक अलग स्लाइड है, ठीक है. चलिए, टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट. पहला है माइल्ड स्टील, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिखा है 0.23 to 0.25% ऑफ कार्बन कंटेंट, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है व्हिच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट. यस, साइड पर भी कवर दिया था. यस, स्टील पर कवर देना होता है साइड पे, तभी हम कवर ब्लॉक्स वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है. ताकि स्टील और कंक्रीट के आउटर लेयर के बीच में एक कवर रहे, ताकि स्टील एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट झेले ना उसको. हाँ, ठीक है. मोहम्मद अशीन ने देखा है, ठीक है. आपका इंडस्ट्रियल विजिट अगर कभी हुआ होगा तो आपने देखा होगा वहां पे, ठीक है. तो माइल्ड स्टील आपको सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ स्टील होता है, जो सबसे पहले हम यूज करते थे. स्टील रीइंफोर्समेंट व्हिच हैज हाई डक्टिलिटी. हाई डक्टिलिटी क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कम है, ठीक है. एक चीज याद रखना, कार्बन जितना बढ़ेगा डक्टिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना. तो इसलिए हाई डक्टिलिटी इसलिए क्योंकि कार्बन कम है, बट लो स्ट्रेंथ. कार्बन आपका स्ट्रेंथ देता है बट डक्टिलिटी को कम करता है, ठीक है. तो इसमें कार्बन कम है, इसलिए इसमें हाई डक्टिलिटी होती है, बट जो कि कार्बन कम है, दैट इज व्हाई इट हैज लो स्ट्रेंथ, ठीक है. हाई डक्टिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ बोथ आर एट्रिब्यूटेबल टू लो कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. The tensile strength, the ability to bear tensile stresses, मैंने बताया था आपको, of mild steel is of the order of 250 न्यूटन पर mm square, ठीक है. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज 250 न्यूटन पर mm square. किसी भी क्वेश्चन में अगर ये गिवन है कि यील्ड स्ट्रेस आपका रीइंफोर्समेंट का 250 न्यूटन पर mm square है, इसका मतलब वहां पे रीइंफोर्समेंट कौन से टाइप का यूज हुआ है, माइल्ड स्टील का, ठीक है. The carbon content of mild steel is low, which makes it more ductile. Hence, it is also called low carbon steel. ठीक है. Since it is highly ductile, it is used in earthquake resistant design where high ductility is required to relieve excess stress. ठीक है. हाँ, यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. टेम्परेचर कांटेक्ट में आएगा तो ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी से पानी आया और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया, ठीक है. पानी प्लस ऑक्सीजन आपका रस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है. चलिए. Since it is highly ductile, that is why it is used in earthquake-resistant design where high ductility is required to relieve excess stress. Relieve excess stress मतलब आपका कोई स्टील है, उसमें कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर वो डिफॉर्म नहीं करेगा, मतलब वो बढ़ेगा नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रेस बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है. तो रिलीव एक्सेस स्ट्रेस तभी होगा जब वो डक्टाइल होगा और स्ट्रेस की वजह से वो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना. तो यही होता है. तो डक्टिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें एक्सेस स्ट्रेस जो होता है वो रिलीव करना पड़ता है. कंक्रीट क्या डक्टाइल नहीं है, तो एक्सेस स्ट्रेस को रिलीव नहीं करता, इसलिए जब भी उसमें टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो रिलीव नहीं करता उसको, और कंक्रीट क्या है, क्रैक कर जाता है, ठीक है. इसलिए स्टील क्रैक नहीं करता है क्योंकि स्टील इज हाईली डक्टाइल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिलीव द एक्सेस स्ट्रेस imposed by the external load, ठीक है. Due to their ductile nature, they show higher value of deformation than HYSD bars, which causes cracking in concrete. Hence, the need for avoiding such high deformations arise, and hence mild steel are not preferred where more strength and better bond with concrete, both offered by HYSD, is required. देखिए, डिफॉर्म होता है ज्यादा ये फिल होने से पहले, दैट इज अ गुड थिंग फॉर डक्टिलिटी. पर अगर ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, अगर स्टील ज्यादा डिफॉर्म होगा तो इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंक्रीट, ठीक है. वो कंक्रीट को फुलाना चाहेगा, इट विल ट्राई टू स्वेल द कंक्रीट, एंड कंक्रीट विल नॉट elongate बिकॉज इट इज ब्रिटल, एंड इट विल कॉज क्रैकिंग इन द कंक्रीट, ठीक है. इसलिए माइल्ड स्टील वहां पर नहीं यूज होता है जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ एंड बेटर बॉन्ड विद कंक्रीट. बेटर बॉन्ड विद कंक्रीट मतलब HYSD में आपके उसके सरफेस पे डिफॉर्मेशन होते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन अगर होता है तो बेटर बॉन्ड विद कंक्रीट. बेटर बॉन्ड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि कंक्रीट में जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है वो हमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करना है स्टील को, ठीक है. तो HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, दैट ऑफर्स मोर स्ट्रेंथ एंड बेटर बॉन्ड विद कंक्रीट, ठीक है. ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, आपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, मैं बस आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ. ये आपका वाई एक्सिस में स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन है, ठीक है. स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस बाद में आता है. स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन, ठीक है. इसलिए स्ट्रेस आपका
सत्यम मैं XYZ नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म, मैं पढ़ाऊंगा वो क्या होता है, उसको डिफॉर्म क्यों बोलते हैं, हाई यील्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड मैं एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, प्रोपोर्शनल पार्ट होता है ये। इसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये वाला पार्ट जो है दैट इज हुक्स लॉ के साथ ये एग्री करता है, ठीक है। हुक्स लॉ के साथ ये एग्री करता है। उसके बाद आपका ये आता है यील्ड प्लेट्यू। ये सब आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो इसको रिवाइज कर लेना, यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये होता है यील्ड प्लेट्यू, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन आ रहा है बट सिग्मा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पार्ट होता है, क्योंकि विदाउट स्ट्रेस इंक्रीज करे माई स्टील काफी ज्यादा डिफॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो ये यील्ड प्लेट्यू वन ऑफ द शॉर्टकमिंग्स है ऑफ माई स्टील, क्योंकि आपको अगर स्ट्रक्चर में आप स्ट्रेस नहीं डाल रहे हो और वो डिफॉर्म कर जा रहा है विदाउट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका स्ट्रेस हार्डनिंग पार्ट। स्ट्रेस हार्डनिंग पार्ट आपके मॉलिक्यूल्स पास लास्ट के अपना मतलब स्ट्रेस हार्डनिंग था, जिसमें मॉलिक्यूल्स की वजह से इसमें ज्यादा स्ट्रेस डालना पड़ता है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये अल्टीमेट पॉइंट है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्चर होने के बाद आपका ये स्ट्रेस डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो माइल्ड स्टील है वो टूट चुका है, ठीक है। और ये आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये क्या होता है आपको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट सेशन जो होगा वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाउट सेशंस और डाउट्स कैसे क्लियर करूंगा मैं आपको बता दूंगा सेशन के लास्ट में, ठीक है। इसके बाद है आपका HYSD। इसमें देखिए कार्बन, माई स्टील में कार्बन था 0.23 टू 0.25%, HYSD बार्स में 0.3% कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन ज्यादा, HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड। हाई यील्ड स्ट्रेंथ मतलब इसका FY जो होता है, ठीक है, FY जो होता है HYSD का इज मोर देन आपका FY ऑफ माई स्टील, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ। और डिफॉर्म्ड क्यों होता है, क्योंकि इसको डिफॉर्म करके इसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्रिएट करके इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, ठीक है। डिफॉर्म क्या होता है अभी हम देखेंगे। These bars have higher carbon content than my steel and hence higher yield value, ठीक है। yield value कितना, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर उससे ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है ये माइल स्टील का, ठीक है। बट लोअर डक्टिलिटी, लोअर डक्टिलिटी क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है। देखिए वो डिपेंड करता है आपका, आपको क्या सिचुएशन चाहिए, ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए या फिर ज्यादा डक्टिलिटी चाहिए। अगर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो हम वहाँ पे HYSD बार यूज करते हैं राजीव, यहाँ पर हम लोग को स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है बट कार्बन कंटेंट ज्यादा है इसलिए डक्टिलिटी लो मिलती है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने काफी HYSD बार्स के बाद भी हमने डक्टाइल बार्स, TMT बार्स बनाए हैं, जिसमें आपका डक्टिलिटी भी ज्यादा होता है और हायर यील्ड वैल्यू भी ज्यादा होता है। दोनों कैसे ज्यादा हो रहा है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। Therefore, carbon content increases the strength but decreases ductility of the bars, ठीक है। HYSD और माइल्ड स्टील में सिर्फ हमने एक ही कंटेंट के साथ खेला, वो है कार्बन कंटेंट के साथ। Only the carbon content is increased between HYSD and mild steel. That's why HYSD bars have higher yield strength but have lower ductility, ठीक है। These bars are two type: hot rolled yield strength bars and cold worked yield strength high yield strength bars. कोल्ड वर्क हाई यूज स्ट्रेंथ बार्स आर कॉल्ड CTD और टॉर्च स्टील, ठीक है। आप कभी साइट पर जाओगे तो वहां पर आपको टॉर्च स्टील का आपका जो टर्म है वो यूज होता है। टॉर्च स्टील मींस कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स, ठीक है। आपको मैंने माई स्टील का टेस्टेन कर्व दिखाया था, जिसमें उसमें एक यील्ड प्लेट्यू बनी थी, यहाँ पर सिग्मा इंक्रीज नहीं हो रहा था बट आपका स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा था। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स में क्या होता है, वो यील्ड प्लेट्यू हम अवॉइड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम यील्ड प्लेट्यू तक स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, फिर स्ट्रेस को कम करते हैं और उसके बाद स्ट्रेस को फिर से बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा यील्ड प्लेट्यू जो होता है वी कैन अवॉइड दैट, ठीक है। कैसे अवॉइड करते हैं, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे चेंज होता है उसकी वजह से, वो हम नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, बाय कोल्ड ट्विस्टिंग, by cold twisting, the yield plateau is avoided, therefore avoiding the large deformation as was in the case of mild steel. But this cold twisting introduces residual stresses in HYSD bars, which makes it corrosion prone.
but this problem was later dealt by the introduction of TMT bars. TMT bars क्या होता है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। चलो, तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, इसका एक ब्लू ऑक्साइड लेयर होता है आपका स्टील के ऊपर, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये आपका ज्यादा कोरोजन प्रोन होता है, ठीक है। चलिए अब एडवाइस के बारे कंटिन्यू करेंगे। सीटीडी bars are cold, twisted and deformed. These deformations are present on the surface, are done after an elongation process, जो मैंने बताया था आपका yield plateau तक हम elongate करेंगे, which imparts higher yield strength to steel, and the surface deformations impart higher bondage with concrete. मैंने क्या बताया था, HYSD bar का जो bonding with concrete होता है, that is better than mild steel. And that is why, and why is that? That is why because of the surface deformations which are imparted on the surface of HYSD bars. Because of these surface deformations, the bonding with concrete is better of HYSD than that of MySD. Because of the deformation, these bars minimize slippage in concrete and increases the bond between the two materials. ठीक है, deformations हैं तो obviously deformed surface ज्यादा friction दिखाएगा, आपने पढ़ा था, friction ज्यादा होगा तो concrete और स्टील के बीच में स्लिपिंग कम होगी और बॉन्डिंग बेटर होगी, ठीक है। चलिए अब थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार्स, ठीक है, इसको बोलते हैं टीएमटी बार्स। टीएमटी बार्स आपका क्या है, आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, और माई स्टील का दोनों, माई स्टील में क्या अच्छाई थी कि डक्टिलिटी ज्यादा होती है उसमें, एंड व्हाट वाज द स्पेशल, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट एचवाईएसडी, एचवाईएसडी ऑफर्ड मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो माई स्टील की डक्टिलिटी एंड एचवाईएसडी का स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन है टीएमटी, ठीक है। वो कैसा हो, कैसे बनता है ये बताते हैं। TMT strength for high strength reinforcement having a hardened outer core and soft inner core. Hardened outer core है तो वो strength देगा, और soft inner core है जो उससे soft होगी, वो ductility दिखाएगी। तो hardened outer core decides about the strength of the steel, and softer inner core offers the ductility which is required from the steel, so ठीक है, ताकि वो stress को relieve करे। They are manufactured by passing hot rolled steel billets. Billets मतलब आपका, आपके जो अनफिनिश्ड स्टील के बार्स होते हैं थ्रू वाटर, ठीक है। हम ऐसे ही वो हॉट होते हैं उसको तुरंत पानी से पास कर देते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली, दैट इज कॉल्ड क्वेंचिंग, व्हिच हार्डन्स द सरफेस, मतलब सरफेस तो हार्ड हो गया क्योंकि वो तो आपका गर्म से ठंडा हो गया, सरफेस हार्ड हो गया, बट बट इनर कोर स्टेज एट अ, it hardens the surface and increases its tensile strength while the inner core stays at a comparatively warmer temperature. ऐसा क्यों? क्योंकि जो कांटेक्ट टाइम है कोल्ड वाटर के साथ वो इतना ही होता है कि उसका आउटर सरफेस हार्ड हो जाए कूल होके, और उसका इनर सरफेस जो है वो कूल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां तक वो कोल्डनेस पहुंच नहीं पाती, क्योंकि इतना टाइम हम देते ही नहीं है उसको, ठीक है। एंड द कोर बिकम्स डक्टाइल एंड द आउटर सरफेस बिकम्स, ठीक है प्रिंस, ये इस सेशन की सिर्फ अराउंड 5 मिनट्स बाकी है, उसके बाद नया सेशन होगा हमारा, ठीक है, तो उसमें वॉइस क्लियर हो जाएगी, ठीक है। Hence the core becomes more ductile, ठीक है। The final structure thus is the perfect combination of a strong outside layer, tempered मतलब उसको hot किया गया है, martensite, tempered martensite अब कुछ नहीं है, आपको एक कंपाउंड है, ठीक है, जो आपके स्टील के वेरियस केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्वेंचिंग मतलब रैपिड कूलिंग, ठीक है, मतलब हमने हॉट स्टील अनफिनिश्ड बार्स को कोल्ड वाटर के स्प्रे से हमने पास किया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका आउटर लेयर जो होता है वो हार्डन हो जाता है कूल होने के बाद, बट जो इनर कोर होता है ना, वहां तक वो कोल्डनेस पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि इतना टाइम देते ही नहीं हम उसको। तो इनर कोर जो होता है वो तो आपका हॉट रहता है, वार्म रहता है और सॉफ्ट रहता है, तो उससे क्या होता है वो डक्टाइल रहता है। बट बाहर वाला जो लेयर है वो तो क्वेंचिंग की वजह से कूल हो गया, तो वो हो जाता है आपका हार्ड, तो वो दिखाता है स्ट्रेंथ, और इनर वाला जो वार्म एंड सॉफ्ट है वो दिखाता है आपका डक्टिलिटी, ठीक है। चलिए, विद अ डक्टाइल कोर आपका फेराइट एंड पेयरलाइट का होता है, और आउटसाइड लेयर आपका टेम्पर्ड मार्टेनसाइट का होता है, ठीक है। ये याद रखना आप, फेराइट, पेयरलाइट, मार्टेनसाइट, ये तीनों कंपाउंड्स हैं स्टील के अलग अलग केमिकल से बनते हैं। स्टील में आपका फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, आयरन, ये सब होता है, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपका मार्टेनसाइट बनता है और फेराइट और पेयरलाइट बनता है, ठीक है। तो डक्टाइल कोर जो होता है वो फेराइट और पेयरलाइट का होता है, आउटसाइड लेयर जो होता है वो होता है मार्टेनसाइट का, ठीक है। ये देखिए, ये आपका टीएमटी बार का क्रॉस सेक्शन है, तो अंदर आपका फेराइट पेयरलाइट है जो सॉफ्ट है, ठीक है। देखिए इसका कलर भी कम, जितना
जितना तो वो कोल्ड होगा उसका कलर उतना ही डार्क होगा। तो टेम्पर्ड मार्टेनसाइट आपका बाहर होता है, ठीक है, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट का बाहर होता है, जो आपका स्ट्रेंथ हार्ड होता है और स्ट्रेंथ दिखाता है। राइट, पेयरलाइट जो अंदर है सॉफ्ट होता है और डक्टिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए टीएमटी बार जो है वो माई स्टील और एचवाईएसटी का कॉम्बिनेशन है। माई स्टील की डक्टिलिटी बिकॉज ऑफ दी सॉफ्टर इनर कोर, और एचवाईएसटी का स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द टेम्पर्ड हार्डेंड मार्टेनसाइट लेयर ऑन द आउटसाइड, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दोनों ही पीएसयूज हैं, प्रोड्यूस टीएमटी बार्स। दे हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस: मोर डक्टिलिटी क्योंकि सॉफ्टर इनर कोर है, एंड लेसर चांसेस ऑफ कोरोजन एज कंपेयर्ड टू सीटीडी। क्यों? कोल्ड डिफॉर्म बार्स में मैंने क्या बताया था, उसको डिफॉर्म करते हैं, तो डिफॉर्म करने से क्या होता है, उसका आउटसाइड लेयर जो होता है ब्लू ऑक्साइड का, तो उसे कोरोजन से बचाता है, वो टूट जाता है। इसलिए सीटीडी बार्स आर मोर प्रोन टू कोरोजन। पर टीएमटी बार्स में हम डिफॉर्मेशन जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, जिससे उसका ब्लू ऑक्साइड लेयर जो बाहर का होता है वो बच जाता है, और दे आर लेसर चांसेस ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन प्रूफ नहीं है, ओनली लेसर चांसेस ऑफ कोरोजन है, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट एक बात आता है कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ स्टील विद लेसर अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, इसमें 0.18% ऑफ कार्बन होता है, ठीक है, इसके वजह से इसकी डक्टिलिटी और भी ज्यादा है, एंड 1.5% ऑफ क्रोमियम। याद रखना क्रोमियम एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी मटेरियल में अगर आप लगाओगे तो वो कोरोजन प्रूफ हो जाएगा या फिर उसमें कोरोजन कम होगा, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। इज प्रोड्यूस्ड बाय टिस्कॉन एंड सेल। टिस्कॉन आपका टाटा का स्टील बनाने वाला सब कंपनी है, एंड सेल, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। तो 4 टाइप्स ऑफ स्टील हमने पढ़ लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ स्टील। कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ आपका, इसका डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तरह ही है, इसमें वही है कि characteristic yield strength is the value below which not more than 5% of the sample strength fall. It is known as characteristic strength, characteristic yield strength of steel. It is denoted by Fy, ठीक है। कंक्रीट में हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा था, उसका डिनोशन था एफसीके से, और स्टील में हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं Fy से। डेफिनेशन सेम है, बट यहाँ पर हम यील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यील्ड से मतलब डिफॉर्म होने की क्षमता, और वहां पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ इज लोकेटेड बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम 0.2% strained parallel to the straight part of stress strain curve, and the corresponding value of stress in the graph is known as the yield strength of steel. ये जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, इसको तो मैं समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। ग्रेडिंग कैसे होती है इसकी, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेडिंग ऑफ स्टील इज रिटन बाय Fy फॉलोड बाय इट्स यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो Fe मतलब आपका आयरन, जैसे अगर Fe500 है, कभी साइट पे जाओगे देखोगे, आप बोलोगे कौन सा स्टील यूज हो रहा है, तो बोलेंगे Fe500 या Fe500D। तो उसमें Fe500 में Fe डिनोट्स आयरन, एंड 500 इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार, ठीक है ना। चलिए अब कंपैरिजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, ठीक है। ये देखिए माइल्ड स्टील, इसका ग्रेड क्या होता है मैंने बताया था 250। हाई स्ट्रेंथ Fe415, डिफॉर्म स्टील आपका Fe500 Fe550 तक होता है, और टीएमटी का भी ग्रेड आपका Fe500 या उससे ऊपर का होता है, ठीक है। इसमें इलोंगेशन देखो, माइल्ड स्टील का इलोंगेशन 23% है, ठीक है। एचवाईएसडी और टीएमटी, इन सब का इलोंगेशन माइल्ड स्टील से कम है। वो क्यों है? क्योंकि इनमें डक्टिलिटी कम होती है, इसलिए फेलियर से पहले का इलोंगेशन का कम होता है, ठीक है। ये तो हमने इलोंगेशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ लिया। अब देखते हैं केमिकली क्या डिफरेंट होता है। केमिकली देखिए, कार्बन कंटेंट आपका Fe415 में Fe415 का HYSD है 0.3%, 0.3% Fe500D, ये डी मतलब डक्टिलिटी के लिए होता है, इसमें आपका कार्बन कंटेंट कम होता है, इसलिए ज्यादा डक्टाइल होता है ये, ठीक है। और वैसे देखिए अब टीएमटी के लिए सेम ग्रेड में देखिए सेम स्ट्रेंथ है, इसका इसका सेम स्ट्रेंथ है, बट टीएमटी है इसलिए इसमें देखो कार्बन कंटेंट कम है, कार्बन कंटेंट कम है तो इसलिए ज्यादा डक्टिलिटी दिखाएगा। HCRM मतलब हाई स्ट्रेंथ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल, ठीक है। ये आपका वही है कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील जो मैंने आपको 4th टाइप पढ़ाया था स्टील का, जिसमें कार्बन कंटेंट और भी कम होता है, ठीक है। कार्बन एंड सल्फर ये दोनों कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कम या ज्यादा करते हैं उसका डक्टिलिटी कम या बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। ये आपका देखो, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, माइल्ड स्टील का तो पढ़ा ही था हमने, ठीक है। इसमें देखो आपका ये है HYSD बार्स के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है।
इसमें देखो माई स्टील में तो यहाँ पर देखो एक किंक आया है, इंक्रीज आया है, तो ये वाला जो है हेलो, मेरे ख्याल से इस बार आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, और जल्दी से आप शुरुआत के 5 मिनट में ये आवाज वाला इशू ठीक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सबको आवाज आए। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज चैट पे बताइए कि आवाज आपको ठीक से आ रही है कि नहीं। ठीक है, चैट पे बताते रहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है आवाज में, कुछ भी हो रहा है तो बताओ। क्लियर है अभी? ठीक है, राहुल ने बताया बताया क्लियर है, तो मेरे ख्याल से अगर 4-5 बंदों को क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? और प्लीज अपने साउंड को जरा म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट आएगा तो आपको अनम्यूट कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अभी बस पार्टिसिपेंट्स 40-50 हो जाए, एक बार जैसे ही हो जाएगा मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा उसी स्लाइड से। ठीक है, इसने मुझे पूछा था प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है, तो मैं उसको बताऊंगा प्रूफ स्ट्रेन क्या है। उस डाउट से हम शुरू करेंगे क्लास सेशन 2 को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 32 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, तो मैं बस पीपीटी को शुरू करने वाला हूँ बस। ठीक है, पीपीटी को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर थे हम। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, जहाँ पर हम माई स्टील एच वाई एस टी बार्स के स्ट्रेस स्ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे माई स्टील का देखो, माई, एक सेकेंड, स्पॉटलाइट। तो एक मिनट, हाँ, तो ये माई स्टील है, ये एच वाई एस डी है। तो देख रहे होगे एच वाई एस डी बार जो है, ठीक है, माई स्टील का जो आपका यील्ड स्ट्रेस है वो अराउंड 250 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हल्का सा किंक आया है, किंक मतलब हल्का सा राइज आया है यहाँ पे। इसलिए माई स्टील का जो आपका यील्ड स्ट्रेस है वो यहाँ पर कहीं है, वो अराउंड 250 है। ठीक है, तो वो क्लियरली पता लग जाता है हमें। ठीक है, माई स्टील का जो आपका यील्ड स्ट्रेस है। पर जो एच वाई एस डी का यील्ड स्ट्रेस है, क्योंकि एच वाई एस डी बार डिफॉर्म्ड होते हैं, इसके वजह से जो यील्ड प्लेट्यू दिख रहा है आपको, यील्ड प्लेट्यू देखो, यील्ड प्लेट्यू यहाँ पे है नहीं। ठीक है, कोई यील्ड प्लेट्यू नहीं है। और यील्ड प्लेट्यू इसके वजह से ही हमें यहाँ पर एक किंक मिलता था। ठीक है, ये किंक की वजह से हमें उसका यील्ड स्ट्रेस मालूम चलता था। बट देर इज नो सच यील्ड प्लेट्यू एच वाई एस टी बार, दैट इज वाई द यील्ड स्ट्रेस इज नॉट क्लियर। दैट इज वाई वी टेक 0.02%, ठीक है, 0.2% स्ट्रेन या फिर 0.02 स्ट्रेन जो होता है, दैट इज वाई वी टेक इट एज प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेन। ठीक है, प्रूफ स्ट्रेन इज दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन which we consider to calculate the yield stress of HYSD path। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है स्ट्रेन कर्व का, ये स्ट्रेट पार्ट जो है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन कहाँ शुरू होती है? वो 0.002 स्ट्रेन से शुरू होती है। ठीक है, 0.2% स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द स्ट्रेन कर्व। एचवाईएसडी का ये कर्व है और एक ये कर्व है, जो स्ट्रेट पार्ट है उसके पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रूफ स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर 0.02 प्रूफ स्ट्रेन है। ठीक है, और ये जो लाइन है इसका जो स्लोप होता है, ये होता है हमारा ई एस। ठीक है, ई एस मतलब मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। ई एस मैंने बताया था, ई एस इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है ई एस। ठीक है, इसी इसी की वजह से हम लोग जो स्ट्रेस के दौरान जो यहाँ पे स्ट्रेन आएगा स्टील में, उसको हम निकालते हैं इससे। ठीक है, ये आपका स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन या फिर एंगल ऑफ दिस line which we are drawing parallel to the straight part of the stress strain curve of HYSD path।
ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व कीजिए, इसी से आपको पता लगेगा कि कैसे माइल्ड स्टील और इसमें डिफरेंस आता है। हाउ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.02। देखिए 0.02 वो वैल्यू है जिसमें हमें जो स्ट्रेन है उसका सिग्निफिकेंट होता है उसका स्ट्रेन, ठीक है। जैसे स्टील को डिफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो जब उसमें सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन दिखता है उसके बाद हम सोच बताते हैं कि जैसे इसमें किंक आया, ठीक है, किंक के बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेन हुआ, है ना, इससे पता लग गया हाँ भाई माइल्ड स्टील बहुत लंबा हो चुका है, तो ये इसका यील्ड स्ट्रेस होगा। यील्ड स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जिसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा कंसिडरेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमने लैब एक्सपेरिमेंट्स किए HYSD बार में, तो हमने देखा जो 0.2% स्ट्रेन है उसके बाद जो उसका डिफॉर्मेशन है, तो डिफॉर्मेशन HYSD का वो काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है, काफी बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो वो स्ट्रक्चर के लिए तो हानिकारक है। स्ट्रक्चर डिफॉर्म करेगा तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई स्ट्रक्चर टूटने वाला है या स्ट्रक्चर गिरने वाला है। तो हमें इसलिए स्टील का, एक मिनट, इसलिए हमें स्टील का वो स्ट्रेन मालूम होना चाहिए जिसके बाद उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है। इस, एक मिनट, चैट पे किसी का आया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिल्कुल सही, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों सेम है। हाँ राजीव बात है, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील भी कहते हैं उसे, ठीक है। यंग वो साइंटिस्ट है या जो जिसने इसे निकाला है, उसके नाम पे इसको हम हमने इसको नेम कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रूफ स्ट्रेन ये क्यों होता है ये क्लियर हो गया, ES क्या होता है ये क्लियर हो गया, और HYSD और माइल्ड स्टील के टेस्ट ट्रेन कर्व में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके सारे पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो अपना स्ट्रक्चर मैकेनिक्स वाला जो आपका बुक, आपकी जो भी बुक है इससे रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रोल ऑफ स्टील एंड इट्स लोकेशन। रोल ऑफ स्टील तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतनी बार बता दिया है, ठीक है। लोकेशन पर स्टील लगाते कहाँ पर है ये देखो, ये आपको एक कॉन्क्रीट बीम है, ठीक है, कॉन्क्रीट बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, दोनों साइड सपोर्ट है, और ये आपका लोड है, समझ लो कि लोग हैं या फिर आप हो खड़े हो बीम के ऊपर, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा तो ऊपर तो पुश हुआ, पुश एक्शन कंप्रेशन हुआ ऊपर, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर तो पुल एक्शन हुआ, मतलब मॉलिक्यूल दूर भाग रहे हैं, और दूर भाग रहे हैं तो यहाँ क्रैकिंग हो सकती है ना। तो इसलिए तो ये आपका हो गया कंप्रेशन साइड, ठीक है, और नीचे वाला हो गया टेंशन साइड। तो जो कंक्रीट का टेंशन साइड है जनरली हम रीइंफोर्समेंट वहीं प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम एक रीइंफोर्समेंट प्लेस कर देंगे, ठीक है, ताकि जो ये क्रैक है ये और बढ़े ना, ठीक है। इस क्रैक को अरेस्ट करने के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे रीबार, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखिए स्लाइड क्या एक्सप्लेन करता है। If we load a simply supported beam supported at its two ends from top, then tension will be created at the bottom of beam where cracking of concrete occurs, and therefore in this case we will provide steel reinforcement at the bottom which will arrest those cracks and will not allow the cracks to become bigger, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि कैसे होता है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, ठीक है, और ये इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका IS 875 है और आपका IS 456 भी है, पेज 32 क्लॉज नंबर 19.2। ये जो मैं आपको क्लॉज बता रहा हूँ, पेजेस बता रहा हूँ, आपका IS पर में हाथ में रखिएगा, ठीक है, ताकि आप देख पाओ और मार्क कर पाओ कि पेन से मत मार्क करना, पेंसिल से मार्क करना, ठीक है, कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो डेड लोड्स के बारे में IS 456 क्लॉज 19.2 पेज 32 में बात करता है। अगर किसी को और ज्यादा इलेबोरेट तरीके से करना है तो आप नेट से IS 875 पार्ट 1 डाउनलोड कर लेना, उसमें डेड लोड के बारे में सब कुछ गिवन है, कौन से पार्ट के लिए कितना डेड लोड लेते हैं। दीज लोड्स आर परमानेंट लोड, परमानेंट लोड मतलब ये हिलते विलते नहीं है, जैसे कंक्रीट के खुद का वेट, स्टील का वेट, ठीक है, आपके घर पे आपने फर्नीचर लगाया, फर्नीचर का वेट, ठीक है, खुद तो हिलते नहीं है ना ये। परमानेंट लोड विच आर कैरीड टू द स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा ये लोड, तो वो स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं, ठीक है। डेड लोड्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी लोड, स्टेशनरी क्यों हिलते नहीं है ये। these loads occur mainly due to the self weight of structural members like beam, slab, column। आपके स्ट्रक्चर में पहले कॉलम बनता है, फिर बीम बनता है, फिर स्लैब बनता है, तो इसमें कंक्रीट होती है, रीइंफोर्समेंट होता है, तो इनका भी एक वेट होगा, ठीक है ना। स्टील का वेट होता है, कंक्रीट का वेट होता है, तो ये स्टेशनरी है, हिलेंगे तो नहीं, और ये लाइफ स्पैन पर रहेंगे उसके,
तो इसलिए उनको हम कहते हैं परमानेंट लोड। ठीक है, कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको कॉलम का या स्लैब का या बीम का वॉल्यूम पता है तो उससे आप ये यूनिट वेट ऑफ मटेरियल पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब इसमें रीइंफोर्समेंट नहीं है आपका, उसका यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इसमें आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का वेट होता है। स्टील का ये वेट होता है। तो ये वेट आपको वैसे याद नहीं रखने शुरुआत के, तो तीन है आपको याद होने चाहिए। पीसीसी का यूनिट वेट होता है 24 किलो पर मीटर क्यूब। डेंसिटी है एक तरीके की वेट डेंसिटी। रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का है 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। आरसीसी का पीसीसी से ज्यादा क्यों है, क्योंकि आरसीसी में आपका स्टील भी आता है। ठीक है, और स्टील का आपका यूनिट वेट है 78.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। स्टील का वेट निकालने का एक थंब रूल भी होता है डी स्क्वायर बाई 162, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो डेड लोड्स आर कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल। एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए हमें, है ना, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट विद द यूनिट वेट ऑफ दैट स्पेसिफिक मटेरियल। यूनिट वेट मैंने टेबल में दिखा रखा है आपको। आपको बीम का वॉल्यूम पता है, लेंथ विड्थ हाइट पता है, उससे हमने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम को यूनिट वेट ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना डेड लोड आपको स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है वो पता लग जाएगा। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके वॉल्यूम को। ठीक है, चलिए, ये क्या एक कैलकुलेशन है। ठीक है, ये कॉलम है आपका, इसका 0.4 मीटर विड्थ है, 0.4 मीटर इसकी थिकनेस है और 3 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसमें 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आरसीसी की यूनिट वेट है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाइट इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। ठीक है, ये आ गई 3 इंटू 0.4 इंटू 0.4 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, वो इंटू हमने 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट होता है आरसीसी का, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें पता लग गया 12 किलो न्यूटन का जो लोड है इस स्ट्रक्चर पे एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, किसी का डाउट आया है? मीन डेड लोड कैलकुलेटेड बाय वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। अजीब याद है, बिल्कुल सही यही होता है। ठीक है, यही थंब रूल है, याद रखना, याद भी क्या रखना है, लॉजिकल है। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ मटेरियल इज द डेड लोड ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, डेड लोड हो गया। उसके बाद लाइव लोड। लाइव लोड मतलब हम लोग, हम भी चलते फिरते हैं वहां पे, कोई एनिमल आ गया, कोई डॉग चल रहा है किसी फ्लोर पे, आप चल रहे हो किसी बीम पे, तो वो लाइव लोड होता है। क्यों लाइव लोड, क्यों लाइव मतलब क्या, मैच को लाइव देख रहे हो मतलब क्या, बिल्कुल चल रहा है आपके सामने वो। ठीक है ना, तो इसलिए लाइव लोड, लाइव लोड मतलब रियल टाइम लोड, मतलब अभी लग रहा है, अभी लग रहा है वो। लाइव लोड आर आल्सो कॉल्ड इम्पोज्ड लोड और सडन लोड। सडन लोड ही होता है क्योंकि आप पहले तो बताते नहीं हो कि बीम के ऊपर आने वाला हूं मैं, तो आप अचानक से बीम पर आ जाते हो, तो वो एक लाइव लोड है, रियल टाइम लोड है। ठीक है, आप गिर सकते हो, स्टेशनरी नहीं हो आप। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लाइव लोड। लाइव लोड आर आल्सो कॉल्ड इम्पोज्ड और सडन लोड। लाइव लोड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि आप अभी बीम ए में खड़े हो, बाद में आप सेकंड फ्लोर चले गए, फिर थर्ड फ्लोर चले गए, फोर्थ फ्लोर चले गए, तो आपका जो लोड है वो वेरी कर रहा है ना, कभी आप सेकंड फ्लोर में एक्सर्ट कर रहे हो अपना लोड, कभी थर्ड फ्लोर में एक्सर्ट कर रहे हो, है ना। तो इसलिए लाइव लोड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस टाइप ऑफ लोडिंग मे कम एंड गो। ठीक है, लाइव लोड इंक्लूड्स द वेट ऑफ फर्नीचर पीपल ऑक्यूपाइंग द फ्लोर। वेट ऑफ फर्नीचर क्यों, छोटे मोटे चेयर है, चेयर को आपने कहीं बैल्कनी में रखा अपना, कभी ड्राइंग रूम में ले आए, कभी बेडरूम में ले गए, तो वेट ऑफ फर्नीचर क्या है, वो आपका वो फर्नीचर जो बार बार हिलाते हो। ठीक है ना, तो एक काइंड ऑफ लाइव लोड हो गया। पीपल ऑक्यूपाइंग द फ्लोर, मैंने बताया जैसे आप कोई फ्लोर ऑक्यूपाई कर रहे हो तो आपका जो लोड है वो लाइव लोड में आएगा। ठीक है, लाइव लोड वैल्यूज टू बी यूज डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब यूज ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जैसे किचन, किचन में तो आपकी मम्मी होंगी या फिर जैसे आप जाओगे तो उसका लाइव लोड कंपोनेंट क्या लेते हैं हम, अराउंड 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर अगर ड्राइंग रूम है या फिर ऑडिटोरियम है या सिनेमा हॉल है, उसमें तो बहुत लोग आ रहे हैं ना, तो उसका लाइव लोड पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना लाइव लोड होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, लाइव लोड मीन ऐसा लोड जिसकी पोजीशन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। हाँ, पोजीशन भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है। जैसे कोई ऐसे आप वीरेंद्र हो, आपका वेट 50 केजी होगा, राजीव का वेट 40 केजी होगा, तो कभी आप खड़े हो सुबह तो उस पर 50 केजी का लोड एक्सर्ट हो रहा है, बाद में दोपहर में राजीव खड़ा हुआ उस पर तो उस पर 40 केजी का लोड एक्सर्ट हुआ, है ना। तो पोजीशन भी चेंज हुई क्योंकि वीरेंद्र वीरेंद्र चला गया, राजीव आ गया, वीरेंद्र का पोजीशन चेंज हो गया, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, है ना, क्योंकि 50 केजी से 40 केजी हो गया। तो ऐसा लो जिसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है। ठीक है ना, so if the area of kitchen is 1.5 meter square, then the total load will be 2 into 1.5 3 kilonewton। देखिए, डेड लोड पे हमने पर मीटर क्यूब में हम देखते हैं, हमें वॉल्यूम चाहिए होता है उस कंपोनेंट का, तो हम उस वॉल्यूम को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहाँ पर लाइव लोड का कैलकुलेशन पर मीटर स्क्वायर एरिया में होता है, वहां पे पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में हो रहा था डेड लोड में, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर एरिया में होता है। ठीक है, तो अगर 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है तो उसका जितना एरिया है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 into 1.5, तो आपकी
कंस्ट्रक्शन का जो लाइव लोड कंपोनेंट होगा जो हम डिजाइन में लेंगे वो होगा 3 किलोमीटर, ठीक है। कैसे आया, 2 किलोमीटर मीटर स्क्वायर इंटू उसका एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The different values of live load to be considered for design as per the use of structure is mentioned in table 1 of IS 875 part 2। जितने भी लोड्स हैं उनका डेफिनेशन, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो आपकी IS 875 की वेरियस पार्ट्स में है। जैसे आपके पास IS 456 है, वैसे एक IS 875 होता है। किसी को अगर और डिटेल में जानना है तो वो IS 875 पार्ट 2 गूगल करना, वो आपका डाउनलोड आ जाएगा। उस पर आप लाइव लोड के बारे में कितनी वैल्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लेनी है वो उसमें एक टेबल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ लोड में आ गया विंड लोड। विंड लोड क्या होता है, हवा चल रही है, और लोग लगेगा हवा से क्या लोड आएगा, है ना। पर अगर विंड लोड इज टू बी कंसीडर्ड फॉर बिल्डिंग whose हाइट इज मोर देन 15 मीटर, ठीक है। अगर हाइट उसकी मोर देन 15 मीटर है तो उसमें हम विंड लोड कंसीडर करेंगे। विंड लोड क्या चलता है, एक मिनट, हाँ। विंड लोड कैसे काम करता है, विंड लोड अकर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोड कॉज्ड बाय द विंड। कैसे, जैसे आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये विंड आई, हवा चली, हवा चली बहुत तेज, बिल्डिंग की हाइट है आपकी मोर देन 15 मीटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बिल्डिंग को ऐसे बेंड करना चाहेगा, है ना, ऐसे बेंड करना चाहेगा बिल्डिंग को। तो ये एक टाइप ऑफ लोड है ना। एरिया ज्यादा है क्योंकि 15 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर से ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होगा इसका, जो एरिया यहाँ पे जो विंड झेल रहा है ना। तो इसलिए एरिया ज्यादा है तो लोड भी ज्यादा आएगा, है ना। तो इसलिए हम विंड को प्रेशर, ठीक है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर प्रेशर में डिनोट करते हैं विंड लोड को, ठीक है। तो ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में आ रहा है। अगर छोटा एरिया है छोटा सा लगाएगा, अगर बड़ा एरिया है तो बड़ा एरिया से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका लोड जो है बढ़ जाएगा विंड लोड का। तो इसलिए जब हाइट मोर देन 15 मीटर होता है तो टॉर्क भी ज्यादा आएगा। टॉर्क मतलब क्या, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो भी ज्यादा होगा। बेंडिंग ज्यादा होगी, अगर लंबा लंबा बिल्डिंग है बेंडिंग ज्यादा होगी, और लंबा बिल्डिंग है तो एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो लोड ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए जब भी हाइट इज मोर देन 15 मीटर कंसिडर विंड लोड इन द डिजाइन ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है। और ये IS 875 पार्ट 3 में है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से विंड आई, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में तो इसने कंप्रेशन क्रिएट किया, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये विंड आ रही है, यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और ये आपका विंड का रूफ है। तो विंड अंदर आई तो ये ऊपर भी जाएगी, है ना, ऊपर भी जाएगी, तो ये रूफ को उड़ाना चाहेगी, ये चाहेगी कि रूफ उड़ जाए और ये बाहर निकल जाए, ठीक है। और जब भी यहाँ से भागेगी बाहर तो ऐसे आई विंड, ठीक है। चार विंड के चार कंपोनेंट ऐसा कंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट ऊपर गया रूफ से, और रूफ से वो नीचे आया तो यहाँ से उसने जाना चाहा, जब जाएगा तो तब भी एक सक्शन सक्शन क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्रिएट होगा कंप्रेशन, यहाँ क्रिएट होगा सक्शन। तो यहाँ पर ये क्या ट्राई कर रहा है, ये दीवार इसके साथ चल पड़े, ठीक है, दीवार इसके साथ चल पड़े। और यहाँ पर क्या चाह रहा है कि दीवार बेंड हो जाए, ठीक है ना। तो ये ऐसे बेंड कर रहा है दीवार को, और ये चाह रहा है दीवार चल पड़े इसके साथ, तो ये बिल्डिंग ऐसे हो जाएगी और रूफ उड़ जाएगा ऊपर, रूफ ऊपर उड़ गया, है ना। तो ये तो काफी डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसलिए हम लोग विंड लोड्स कंसीडर करते हैं जब हाइट इज मोर देन 15 मीटर, ठीक है। किसी का डाउट आया था, एक मिनट, क्या डाउट है सर, समझ में नहीं आया, अच्छा क्या विंड लोड समझ में नहीं आया। अब मैंने और भी एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल से डायग्राम देखकर समझ समझ में आ गया। और राजीव यादव, एक बार डायग्राम देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, जल्दी बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो। समझाया मैंने विंड प्रेशर आपको, विंड लोड क्या होता है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्लासरूम में कुछ वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें वीडियो के थ्रू वो समझाएंगे विंडोड कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है विंडोड के बारे में। विंडोड हम आगे जाके पढ़ेंगे, तब विंडोड की कोर्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसमें और भी अच्छे समझ पाएगा आपको। हम प्रेशर इनटू एरिया वेलोसिटी के हिसाब से उसका प्रेशर चेंज होता है, ठीक है ना। चलो फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मिनट, ओके मैम। चलिए अब the side of the building where the wind strikes compression is created and a side from where the wind leaves suction or tension is created, ठीक है ना। ये समझाया मैंने आपको हिंदी में, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब स्नो लोड कहाँ पर होगा, जैसे हिमाचल चले गए, हिमाचल में आपका रूफ वाले घर होते हैं, तो रूफ में स्नो जम गया, स्नो तो काफी ज्यादा जमता है वहां पर, और स्नो का भी वेट होगा ना, स्नो का वेट होगा तो वो भी विंड लोड में हमें दोनों साइड रीइंफोर्समेंट देंगे। हाँ, यहाँ पर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट देंगे, वहाँ पे टेंशन रीइंफोर्समेंट देंगे, ऐसे देंगे, और डिटेलिंग में आपको समझा दूंगा। हाँ बिल्कुल यार अभिमन्यु, पीडीएफ वगैरह सब कुछ चिंता मत करो, पीडीएफ भी आएगी, और एक
प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आएगा, उसका सबमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, पर प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आएगा आज, ठीक है ना। इसके बाद हर 2 क्लास के बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट होगा, ठीक है। और डाउट सेशन भी रखेंगे हम एक, ठीक है। स्नो लोड्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेन स्नोफॉल इज वेरी कॉमन मतलब हिमाचल में आपका 12 में से कम 6-7 महीने स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होगा, स्नो अक्यूमुलेट होगा, तो वो भी एक वेट एक्सर्ट करेगा, तो उसके लिए भी हमें डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको फिर भी देखना है तो IS 875 पार्ट 4 ये भी एक IS कोड है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है अर्थक्वेक लोड्स। अर्थक्वेक लोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो देखा ही होगा दिल्ली में अराउंड पिछले 6 महीने में काफी अर्थक्वेक्स आए हैं, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक लोड्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डक्टिलिटी। इसमें मैंने क्या बात बताया था, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट जो है वो कभी कभी डक्टाइल डिटेलिंग या फिर जहां पर अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन है वहां पे स्ट्रक्चर में माइल्ड स्टील कभी कभी यूज होता है, क्योंकि माइल्ड स्टील काफी डक्टाइल है, ठीक है ना। अर्थक्वेक लोड डिपेंड्स अपॉन वेयर द प्लेस इज लोकेटेड, ठीक है। एज पर IS 1893 2002, देखो काफी नया IS कोड है, ठीक है ना। इसलिए काफी पुराने बिल्डिंग में अर्थक्वेक डिटेलिंग नहीं है, बट आजकल ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सीस्मिक जोन, ठीक है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। वैसे जोन 5 भी था पहले, पर वो जोन 5 एंड जोन 4 क्लब हो गए हैं, ठीक है। गुजरात अर्थक्वेक के बाद 2006 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद जोन 4 जोन 5 क्लब हो गए थे। हमारा दिल्ली जो है वो जोन 4 में आता है, मतलब सबसे ज्यादा सीस्मिसिटी वाला जोन, ठीक है। इसलिए दिल्ली में तो डक्टाइल डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप साइट पे जाओगे डक्टाइल डिटेलिंग के बहुत सारे आपके वो होते हैं, एडवाइस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। साइट पे हो नहीं पाते कभी कभी, बट आप जो भी साइट पे जाओगे वो भी ज्वाइन करोगे तो आपको देखना पड़ेगा डक्टाइल डिटेलिंग वहां पर हो। द कोड गिव्स रिकमेंडेशंस फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द रिकमेंडेशन फॉर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। 2002 के बाद ये मैंडेटरी हो गया है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो IS 1893 को भी सेटिस्फाई करे। IS 456 को सेटिस्फाई करना ही करना है, पर IS 1893 को भी डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। अब मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। ये एनेक्सर बी आपका पेज 80 IS 456 में इसके बहुत सारे वैल्यूज है जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप पेज पेज नोट कर लीजिए, अपने पेंसिल से मार्क कर लीजिए। एनेक्सर बी पेज 80 ऑफ IS 456 में WSM एक्सप्लेन है, ठीक है। उसी को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, इंट्रोडक्शन टाइप का है। WSM का चैप्टर बाद में देखेंगे, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस एज द नेम इंप्लाइज डिजाइंस आरसीसी बेस्ड अपॉन एक्चुअल स्ट्रेसेस दैट अकर इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। लोड की फैक्टरिंग नहीं होती है। आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग बाय नीलम शर्मा मैम, ये आपको बुक लेनी है, ठीक है। ये पीपीटी भी उसी बुक को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पर कॉलेज में भी आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग बाय नीलम शर्मा मैम आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये वाली बुक फॉलो करनी है, पिंक कलर की बुक है, Amazon पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। वैसे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, आप इशू करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इससे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस है ना, जो स्ट्रेस आएगा उसी पर डिजाइन करेंगे, कोई फैक्टर मैटर नहीं करेंगे। जैसे अगर हम समझ रहे हैं कि 5 किलो का आदमी है, तो हम 5 किलो के लोड के लिए डिजाइन करेंगे। हम ये सोचेंगे नहीं कि इस आदमी से कोई अगर भारी आदमी आ गया तो क्या होगा। नो फैक्टरिंग ऑफ लोड इज डन, ठीक है। फैक्टरिंग ऑफ लोड, नो फैक्टरिंग ऑफ लोड क्या होता है, जब LSM पढ़ेंगे, ULM पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में तब वो समझ में आएगा, ठीक है। ड्यू टू एक्चुअल लोड, तब एक्चुअल लोड के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल लोड के लिए हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। WSM assumes that material both concrete and steel behave in a linearly elastic manner। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, कंक्रीट ब्रिटल होता है, पर WSM क्या करता है, WSM कंक्रीट तो होता है वो बहुत ही कम स्ट्रेस के लिए लीनियरली बिहेव थोड़ा सा कर लेता है लैब में, ठीक है। WSM क्या बोलता है, हम बहुत कम स्ट्रेस देंगे कंक्रीट में, ताकि कंक्रीट जो है वो थोड़ा बहुत लीनियरली इलास्टिक बिहेव कर ले, ठीक है। पर ये assumption जो है वो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि कंक्रीट हम जानते हैं ब्रिटल होता है और कंक्रीट का बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए लीनियरली इलास्टिक assumption ऑफ WSM फॉर कंक्रीट इज अ डिसएडवांटेज फॉर WSM। देखिए इसमें लिखा हुआ है, टू एंश्योर द लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर द अलाउएबल स्ट्रेसेस आर केप्ट बिलो द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। बिलो द लेवल ऑफ स्ट्रेस अप टू व्हिच द कंक्रीट एंड स्टील कैन एक्ट एज लीनियरली इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हुक्स लॉ पढ़ा है हमने। हुक्स लॉ में क्या होता है, लीनियरली इलास्टिक मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये क्या चीज है, ये हुक्स लॉ है, ठीक है। तो जो कि स्टील और कंक्रीट दोनों हुक्स लॉ को फॉलो करे, इसलिए हम लोग, एक मिनट,
इसलिए हम लोग इसमें स्ट्रेसेस को बहुत ही कम रखते हैं, बोथ इन कंक्रीट एज वेल एज इन स्टील, so that both concrete and steel behave as linearly elastic material, ठीक है, and obeys the Hooke's law. linearly elastic होगा तो Hooke's law को फॉलो करेगा। Hooke's law क्या है, आप एक बार अपना थर्ड सेमेस्टर के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को रिवाइज कर लेना, किसी को अगर याद नहीं है, ठीक है। linearly elastic means that stress is directly proportional to strain, ठीक है। recall the concept of Hooke's law from third semester, ठीक है। चलिए, तो ये WHM की बात हो गई। WHM, तो WHM में जो फैक्टर ऑफ देयर फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस पे फैक्टर लगा रहे हैं, लोड पे फैक्टर नहीं लगा रहे। WHM में सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेसेस आपके कंक्रीट और स्टील में आ रहे हैं उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, वरना जो लोड्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर पे उस पे कोई फैक्टरिंग नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू द अलाउएबल स्ट्रेस। ओके मैम, ठीक ठीक है। तो इसमें आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 होता है, ठीक है, और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, और 1.78 होता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील के लिए, ठीक है। ड्रॉबैक क्या क्या है मैंने बताया था, ये कंक्रीट को इलास्टिक मानता है और कंक्रीट को इलास्टिक होता नहीं, ब्रिटल होता है, ठीक है। और एफओएस सिर्फ स्ट्रेस के लिए होता है, लोड के लिए यूज नहीं होता है। तो अगर लोड बढ़ गया आगे जाकर तो फिर क्या होगा, उसके लिए तो यूज किया नहीं इन्होंने कोई एफओएस, ठीक है ना। तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द लोड, इसको कंसीडरेशन में लेता ही नहीं है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, अगर आपको और एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानना है तो एक बार आप बुक पढ़ लेना, जो बुक मैंने अभी अभी रेकमेंड की है, ठीक है, ठीक है। इट इज अनइकोनॉमिकल बिकॉज इट लिमिट्स परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑन कंक्रीट, है ना। परमिसिबल स्ट्रेस ऑन कंक्रीट और स्टील को इसने बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया, उसको चाहिए कि इलास्टिकली डिफॉर्म करे, तो इसलिए स्ट्रेस जो कंक्रीट और स्टील में है वो काफी कम परमिसिबल होता है इसमें। इसके वजह से हमें ज्यादा बड़े सेक्शन चाहिए होते हैं। कैसे, जब डब्ल्यूएसएम एलएसएम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि एलएसएम तो लिमिट स्टेट मेथड है, उससे जो सेक्शंस आते हैं वो काफी छोटे आते हैं इन कंपैरिजन डब्ल्यूएसएम, ठीक है ना। ठीक है, डब्ल्यूएसएम देखिए आपके मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में रिप्लेस हो चुका है एलएसएम से, बट इट इज स्टिल यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ वाटर टैंक्स, चिमनीज एंड ब्रिजेस, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे यूएलएम। आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है ना। इसमें देखिए लीनियरली इलास्टिक है, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और ये आपका सिग्मा सीबीसी जो है वो है, वो कुछ नहीं है आपका एफ सी के बाई 3, ठीक है। 3 क्या है, एफ वेस ऑन स्ट्रेस, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.3 एफ सी के, ठीक है ना। और ये सिग्मा एस टी जो है ये भी आपका एफ वाई, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा था, डिवाइडेड बाई 1.78 है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। देखिए जैसे जैसे आपका स्ट्रेन बढ़ा, ये स्ट्रेन कर्व है, ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेन बढ़ा सीधी लाइन में, उसी स्लोप में आपका स्ट्रेस भी बढ़ा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका लीनियरली इलास्टिक, ठीक है। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है लीनियरली इलास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना। आगे जाके न्यूट्रल एक्सिस में तो नहीं, बल्कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे हम डब्ल्यूएसएम चैप्टर में उसमें, इसके लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको याद रखना, इसको समझो, ठीक है ना। अगर कोई कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो हम नेक्स्ट क्लास में जो डाउट सेशन होगा उसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। डाउट्स के लिए आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे हम डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड। नोट दिस डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन। इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन क्या होता है ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, डब्ल्यूएसएम में स्ट्रेस कर्व होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के लिए बनाते हैं, इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ कंक्रीट क्या होता है वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट मेथड ऑफ डिजाइन, और ये सेकंड मेथड ऑफ डिजाइन है, ये डब्ल्यूएसएम के बाद आया था अराउंड 1960s 1970s में, ठीक है। दिस मेथड इज एन इंप्रूवमेंट ओवर डब्ल्यूएसएम रिमूविंग सम शॉर्टकमिंग। सिर्फ एक ही शॉर्टकमिंग वैसे रिमूव करता है ये, वो है कि जैसे हमने वहां पे सिर्फ स्ट्रेसेस में एफओएस लगाया था और लोड्स में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाई थी, पर यूएलएम में हम लोड्स को फैक्टर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें पता है कि 5 किलो न्यूटन का बंदा इस सेक्टर पे आएगा, यूएलएम क्या करेगा, उसको इनटू कर देगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, और बोलेगा ठीक है 5 किलो न्यूटन का लोड तो आएगा, हम 10 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करेंगे इसको, ठीक है ना। डब्ल्यूएसएम में हम 5 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करते थे, बट यहाँ पर हम उसको फैक्टर करते हैं, ठीक है। इट इज दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लोड फैक्टर मेथड, ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। लोड फैक्टर मतलब जो लोड आने वाला है उसको हम फैक्टर करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने स्टील में एफओएस लगाया था 1.78 का, जिसमें हमने उसका स्ट्रेस कम कर दिया था, यहाँ पर हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, मतलब एफ यू जो होता है 450 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उसी पर डिजाइन कर देते हैं। हम बोलते हैं स्टील का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना उसी पर डिजाइन कर दो,
स्टील के स्ट्रेसेस पे कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाता अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, ठीक है। अल्टीमेट लोड मेथड सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाता है, स्टील पे नहीं लगाता, इसलिए उसको स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, ठीक है। The load factors are used to address uncertainties of load. Uncertainties मतलब आज 5 न्यूटन है, कल 10 है, परसों 15 है, तो इसको एड्रेस करने के लिए जो वेरिएशन हो रही है लोड्स में, उस इसलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। और it assigns different load factors different types of load। जैसे डेड लोड का चेंज होना के चांसेस कम होते हैं, लाइव लोड्स का चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए लाइव लोड पे लोड फैक्टर ज्यादा होता है, डेड लोड पे कम होता है। एंड यूज सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, ठीक है। Ultimate collapse load is used at design load. The ultimate load are obtained by increasing the working service loads which were used in WSN, ठीक है। WSN में जो हमने सर्विस लोड या वर्किंग लोड यूज किए थे, उस पे हम लोग एक फैक्टर लगाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं बाय सम फैक्टर्स टू एड्रेस द अनसर्टेनिटीज ऑफ लोड। these factors are multiplied these factors which are multiplied by the working load to obtain ultimate loads are called as load factors, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोड फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यूएलएम आपके सिलेबस के लिए, आपको बस ध्यान होना चाहिए कि डब्ल्यूएसएम एलएसएम के बीच में एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए यूएलएम नाम का एक डिजाइन मेथड, डिजाइन फिलोसफी भी आई थी। सेक्शन डिजाइन, ठीक है। यहाँ पर एफओएस कंक्रीट के लिए देखो, कंक्रीट के लिए 1.5 एफओएस है, पर स्टील के लिए 1 है, ठीक है। कोई एफओएस है ही नहीं स्टील पे, है ना। स्टील का अगर एफयू है 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो उसी स्ट्रेस पे हम डिजाइन कर देंगे, ठीक है ना। पर अगर कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 1.5 20 के लिए हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। कंक्रीट पे 20 ही लोड आने देंगे, स्टील के लिए उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ उतना ही लोड आने देंगे, ठीक है ना। इसलिए इस वाले मेथड में आपका since the loads are factored, therefore the values is higher than their WSM values, which takes into account the non-elastic behavior of WSM, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोड ज्यादा दे रहे हैं इसमें, इसलिए जो कंक्रीट का नॉन इलास्टिक बिहेवियर है, क्योंकि कंक्रीट में स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो वो नॉन इलास्टिक बिहेव करेगा, तो वो वाला नॉन इलास्टिक बिहेवियर कंक्रीट जो होता है वो भी टेक इनटू अकाउंट करता है यूएलएम। ये वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स था डब्ल्यूएसएम का। ड्रॉबैक्स ऑफ यूएलएम, the factoring of load is done up to the ultimate strength values on a material will leads to very thin sections, ठीक है। अब क्या है, स्टील का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज किया है हमने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करी नहीं उसमें, तो स्टील को हम ज्यादा स्ट्रेंथ देते हुआ देख रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेक्शंस होते हैं यूएलएम के डिजाइन वो छोटे होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, क्योंकि स्टील को हम ज्यादा स्ट्रेस लेवल तक ले गए, तो अगर स्टील ज्यादा डिफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली बीम भी डिफॉर्म करेगा, और बीम डिफॉर्म करेगा तो क्रैकिंग होगी, इसलिए यूएलएम को यूज नहीं करते। सो डब्ल्यूएसएम वाज अ सेफ डिजाइन, इट वाज अनइकोनॉमिकल क्योंकि स्ट्रेसेस कम देते हैं हम कंक्रीट और स्टील में, इसलिए हमारे जो सेक्शंस है वो बड़े आते थे। and but it does not take into account the uncertainty of loading, and ULM took into account the uncertainty of loading, but it ignored the FOS part of the material stresses, ठीक है ना। देखिए WSM में FOS था स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है, पर FOS लोड के लिए नहीं था, ठीक है। पर ULM में FOS है मटेरियल स्ट्रेसेस के लिए, बट लोड के लिए FOS नहीं है। FOS लोड के लिए है बट स्ट्रेसेस के लिए नहीं है, मटेरियल स्ट्रेसेस के लिए, तो इसलिए WSM सेफ तो था बट अनइकोनॉमिकल था, और यूएलएम इकोनॉमिकल है पर सेफ नहीं है, क्योंकि वो स्टील को ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाता है, ठीक है। एलएसएम जो है वो हमारा डब्ल्यूएसएम और यूएलएम का कॉम्बिनेशन है। एलएसएम सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन फिलोसफी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी इसी से आएंगे, ठीक है ना। ये सेक्शन 5 ऑफ आईएस 456 में है, पेज 67, नोट कर लीजिए ये पेज, इस पेज को आपको बहुत यूज करना है अपने एग्जाम्स में भी। WSM is based on service conditions and ULM is based on ultimate load conditions. तो LSM takes into account safety at ultimate loads, ठीक है। तो वो स्टील को अल्टीमेट नहीं जाने देता है, वो स्टील में भी एक फैक्टर सेफ्टी यूज करता है, और जो आपके लोड्स हैं उस पे भी एक एफओएस यूज करता है, ठीक है। तो डब्ल्यूएसएम की भी खासियत इसमें आ गई, और स्पेशलिटी ऑफ यूएलएम इज आल्सो टेकन इनटू एलएसएम। तो LSM uses partial safety factor for concrete and steel, ठीक है। कंक्रीट एंड स्टील के स्ट्रेसेस के लिए ये क्या यूज करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, कंक्रीट एंड स्टील के स्ट्रेसेस को कम करने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, कंक्रीट भी सेफ, स्टील भी सेफ, ठीक है। FCK is the characteristic truth strength of concrete, and in actual structure characteristic strength is taken as 0.67 FCK, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 1.5 FOS आ गया कंक्रीट स्ट्रेस के लिए। कंक्रीट वैसे तो FCK से जा सकता है, बट LSM में हम सिर्फ
6-7 भी नहीं, 0.45 FCK तक ले जाते हैं बस, ठीक है ना। WSM में कितना ले गए थे हम, 0.3 FCK तक। LSM में कितना ले गए हैं हम? हाँ देखो, मैम ने कहा है नेक्स्ट क्लास में सब लोग कोड के साथ बैठना, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से WSM एनालिसिस न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। IS कोड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है ना। तो वैसे तो FCK तक जा सकता है कंक्रीट, पर हम 0.45 FCK तक ले जाते हैं, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2.25 कैसे आता है, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसलिए कंक्रीट भी सेफ हो गया, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.45 FCK। WSM में कितना था, 0.3, ठीक है ना। पर LSM में कितना है, 0.45, ठीक है ना। तो हम ज्यादा स्ट्रेस तक ले गए, यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ गया कंक्रीट में, तो इसलिए LSM के जो डिजाइन होता है वो WSM से ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है ना। चलिए अब मेरे ख्याल से LSM का इंट्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। ज्यादा डिटेल में LSM के चैप्टर में जानेंगे ये, ठीक है ना, अगर किसी को भी डाउट आया तो। सिमिलरली डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज FY/1.15, ठीक है। यहाँ पर FOS कंक्रीट के लिए कितना यूज किया हमने, 1.5 और 1.5 कितना होगा, 2.25, ठीक है। पर स्टील के लिए कितना FOS यूज किया हमने, 1.15, ठीक है। कहाँ पे गिवन है ये मैंने गिवन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्टील के लिए हम FOS कम यूज करते हैं एज कंपेरिजन टू कंक्रीट। So higher factor of safety is used for concrete is equal to 1.5 because concrete is generally made at construction site. अभी construction sites पे हम concrete बनाते हैं, वहाँ पे तो humans बना रहे हैं और manually बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए concrete पे जो quality control होता है वो कम होता है as compared to steel, तो आपके फैक्ट्रीज में बनता है। इसलिए factor of safety on steel is 1.15 और factor of safety on स्टील इज 1.15 और आपके कंक्रीट पे 1.5 इंटू 1.5 दोनों को इंटू करोगे तो अराउंड 2.25 आएगा, ठीक है। 2.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका कंक्रीट पे, और स्टील पे होता है 1.15, ठीक है। स्टील पे क्यों कम होता है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में होता है, वो मशीन के थ्रू होता है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके स्टील में कम होता है और कंक्रीट में ज्यादा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ WSM एंड ULM इन द सेंस दैट, एक मिनट, ठीक है। The important limit states to be considered for design are limit state of collapse and limit state of serviceability, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कितने फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लोड यूज करते हैं, ये LSM के चैप्टर में जानेंगे। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखिएगा कि दो लिमिट स्टेट्स होते हैं लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आपका शियर के लिए, मूवमेंट के लिए, इनके लिए यूज होता है। सर्विसिबिलिटी आपके डिफॉर्मेशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, इन सब के लिए यूज होता है। ये टर्म्स क्या है और इनके क्या क्या वैल्यूज हैं वो मैं IS कोड के थ्रू आपको LSM के चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका सस्टेन कर्व है। आपको अगर याद होगा, सस्टेन कर्व ऑफ WSM में 0.3 FCK तक जा रहे थे हम, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0.45 FCK तक गए हैं। ट्रेन तो अभी भी लीनियर है, देखो ट्रेन अभी भी लीनियर है, बट ये जो है ये अब लीनियर नहीं है, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। ये आपका है स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो टेंशन साइड है, ये टेंशन साइड है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला टेंशन साइड है। यहाँ पर हमने सिर्फ स्टील के लिए ड्रॉ किया है, कंक्रीट यहाँ पे इग्नोर्ड है पूरा, वो पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पर देखो WSM का लाइन ऐसा था, वो कहीं यहाँ तक जा रहा था, स्ट्रेट था पूरा। एक मिनट, WSM आपका पूरा स्ट्रेट था ऐसे, है ना, स्ट्रेट था, और कहाँ तक था, 0.3 FCK तक, बट ये 0.45 FCK तक होता है, ठीक है ना। LSM में हम ज्यादा स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। तो ये LSM का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये आपका IS 456 सेक्शन 38 पेज 69 से ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ठीक है। FCK तक जाता है वैसे तो, ये टेस्टिंग के लिए जाता है, टेस्टिंग हम FCK तक करते हैं। उसके बाद हम उसको 0.67 यहाँ से यहाँ तक हमने FOS लगाते हैं, पहला FOS 1.5 का।
अभी मैम कुछ बताएंगे, सब लोग सुनना, ठीक है? हाँ हाँ, कैन एवरीबडी हियर मी? सुनाई दे रहा है? हाँ मैम, मेरे को सुनाई दे रहा है मैम, हेलो। सुनाई दे रहा होगा सबको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम एनालिसिस और डिजाइन पार्ट शुरू करेंगे। जैसे कि सर ने बताया, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे, और जो डिजाइन है वो लिमिट स्टेट से करेंगे। आप क्योंकि ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का एलएसएम के लिए, ठीक है। तो मैं जल्दी बता देता हूँ क्या क्या है ये, ठीक है, और डिटेल में हम जानेंगे जब एलएसएम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एफसीके है, जिसपे हम इसको टेस्ट करने के बाद जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो है एफसीके, ठीक है। हम यहाँ से 1.5 एफओएस लगाते हैं और ये हमारा 0.67 एफसीके। एक्चुअली यूएलएम में ये वाला आपका स्ट्रेंथ यूज होता है, ठीक है ना। यूएलएम में ये वाला स्ट्रेंथ आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये 0.67 एफसी का ये पहला एफओएस लगाया हमने कंक्रीट पे, ठीक है। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम छोटे क्यूब पे टेस्ट करते हैं, जो हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं ना, 150 क्यूब पे करते हैं। बट जितना जितना आपका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, स्ट्रक्चर का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाता है, ठीक है ना। उसको फैक्टर इन करने के लिए हम 1.5 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं एफसीके को, ठीक है ना। तो ये किस लिए है? ये आपके साइज के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद 1.5 हम एक और लगाते हैं, ये आपका मेन एफओएस है, जो आपका मेन एफओएस है एलएसएम का, ठीक है ना, ठीक है। तो ये दो दो एफओएस लगा रहे हैं हम, 1.5 और 1.5, तो टोटल एफओएस कितना हो गया आपका? 2.25, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि एफओएस क्या लेते हैं एलएसएम में, अगर ऑप्शंस में 2.25 हुआ तो ये ऑप्शन होगा, बट अगर सिर्फ 1.5 हुआ तो इसका मतलब है क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस वाले एफओएस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर ये 1.5 उसका एफओएस होगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप देख लीजिए एक मिनट इसको, और पीडीएफ पे शेयर हो गई आपके साथ, ठीक है ना। तो 0.446 एफसीके, ये जो गिवन है 0.446 एफसीके, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.45 एफसीके, ये हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आपको दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है अब। वेरी गुड, चलो निशा को समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखो, कोई भी अगर डाउट है आप लोगों को तो आप क्लासरूम ऐप पे शेयर कीजिए, मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट करूंगा। आपके डाउट का एक अलग पीपीटी बनेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, जिसने पूछा है उसका नाम होगा और उसके आंसर्स होंगे, ठीक है ना। नाम नहीं है तो नाम नहीं लिखूंगा मैं, तो क्वेश्चन लिखूंगा और उसके आंसर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पीपीटी में आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, आपके जो भी डाउट्स होंगे, डाउट सेशन का अलग पीपीटी बनाऊंगा मैं, उसके लिए अलग क्लास होगी, ठीक है। तो वो मैं कब लूंगा, मुझको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही डाउट अराउंड आप क्लासरूम ऐप पे डाउट्स लिखिए, अगर मैं वहां पे क्लियर कर पाया क्लियर कर दूंगा, वरना मैं अलग पीपीटी बना के आपके डाउट्स को केटर करने के लिए उसमें आपके डाउट्स के आंसर लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं ये क्यों, अगर आंचल ध्यानी का है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को पूरा डब्ल्यू समझ नहीं आया, तो डब्ल्यू का बस इंट्रोडक्शन किया है मैंने आंचल ध्यानी। अभी डब्ल्यू नीला मैम आपको या फिर मैं वेडनेसडे को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे डब्ल्यूएस उसके एजम्पशंस के साथ, और जो जो यहाँ पे समझाया है सेम टू सेम वो सब वहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो आज हमारे पास कम टाइम था। हाँ, डब्ल्यूएसएम का अलग चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर डब्ल्यूएसएम का एलएसएम का पूरा समझाएंगे हम, ठीक है ना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में खत्म करता हूँ, ठीक है। बाकी आपका 11:30 से दूसरा क्लास है। मैम ये बता रही थी कि अगले क्लास से आपका डब्ल्यूएसएम होगा। डब्ल्यूएसएम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हम करेंगे, बाकी आपका जो मेन डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो हम एलएसएम से करेंगे। हमारी कौन सी क्लास है? अभी क्लास है तो सही, टाइम टेबल में है आपकी क्लास, आपको बताया नहीं गया? एक मिनट रुको, बताता हूँ मैं आपको कौन सी क्लास है आपकी। हाँ, आपकी अभी है, आपकी अभी 11:30 टू 12:30 उमेश सर के साथ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का क्लास है। हाँ, कोई लिंक नहीं आया है, ठीक है। आपको एक मिनट, वो लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा, उसकी, हाँ ठीक है अभी। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, शायद फिफ्थ सिनेमा की क्लास नहीं है अभी। नहीं नहीं, आरबीटी का है, मनोज सर के साथ है, ठीक है।
आपका रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग का, ठीक है। नीलम मैम है यहाँ पे, एक सेकंड ना, नीलम मैम इंस्ट्रक्शन देंगे अभी आपको, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक सेकंड, नीलम मैम इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी क्लास है आपकी नेक्स्ट, ठीक है। अभी नीलम मैम बताएंगे, ठीक है, सब लोग सुनना नीलम मैम की बात, ठीक है ना। Yeah. They have another class. That's why I was telling you not to extend the session. ओके मैम, ओके मैम, क्योंकि सेशन हैज एंडेड ऑलरेडी। Yeah. Let them go. मेरा यही था कि सब लोग कोड के साथ बैठे नेक्स्ट क्लास में and try to understand it. Okay, carefully. I think everybody can leave. Tushar, let them go because they have another class. ओके मैम, Right? ओके मैम, ठीक है। Okay, thank you, Tushar. ओके मैम, ये जो क्लास एंड हो जाती है अभी, ठीक है। वेडनेसडे को मिलेंगे हम आरसीसी के साथ। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास आरबीटी की है, लिंक आ जाएगी कुछ देर में आपके पास, ठीक है।